चलिए, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जुडिशरी। किसको देख लेते हैं? जुडिशरी, या बोल दे दीजिए इसको, आप क्या बोलेंगे? जुडिशरी मतलब आपकी न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में पार्ट 6 में, मतलब भाग जो आपका 6 नंबर का जो भाग है, जिसको आपने बोला है दी स्टेट, क्या बोला है? दी स्टेट, उसके आर्टिकल नंबर, ये भाग आप बोल दीजिएगा भाग नंबर कौन सा है? भाग 6 है ना। नाम क्या दिया है? राज्य, और उसके अंदर हमारा आर्टिकल नंबर हम बोलेंगे 124 से लगाकर 230 से, सॉरी 124 क्यों बोलता हूँ? ठीक है, आपका अगर जुडिशरी की बात करें हम लोग, तो जुडिशरी जो होगी राज्य के लिए जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं, है ना, तो राज्य के लिए अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आप बोलेंगे 214 से, 214 से, है ना। 124 तो आपका अलग है, सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। स्टेट के लिए हाई कोर्ट्स वगैरह की बात करेंगे तो वो 214 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? 237 तक। ठीक है, और यहीं पे जाके आपका आर्टिकल भी, ये आपका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो भी खत्म हो जाता है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद जो होंगे वो कितने, कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो अनुच्छेद होंगे 214 से लगाकर 237 तक। किसके लिए? तो स्टेट के अंदर जो जुडिशरी पाई जाती है, जिसका नाम आप हाई कोर्ट देते हो, स्टेट के अंदर जो जुडिशरी है जिसको आप क्या बोलते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट्स के लिए किस किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 214 से 237 के बीच में लिखा है, पार्ट नंबर उसका 6 है। हाई कोर्ट मतलब आपको बताया था उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो उच्च न्यायालय है, ये वास्तव में होता तो स्टेट में है। किस में होता है? स्टेट में होता है, लेकिन वो स्टेट का नहीं होता है। अब ये बोलोगे आप क्या बोल रहे हो? स्टेट का होता है, स्टेट का नहीं होता है, स्टेट में होता है ना। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ, मेरे कहने का सेंस ये है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो यूनियन के अंडर होती है। यूनियन मतलब वो यूनियन वाले पार्ट में आती है। ठीक है, इस पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पार्ट की बात कर रहा हूँ कि वो यूनियन के अंदर आती है। और जो आपके राज्य की न्यायपालिका होती है, वो राज्य की न्यायपालिका में आपके पास कौन आएगा? तो आप बोलेंगे जिला कोर्ट्स आती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, फिर अधीनस्थ मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट आती है, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट आती है, फिर फैमिली कोर्ट आती है ना, सिविल कोर्ट्स आती हैं। तो ये जो जिला कोर्ट, अधीनस्थ, सिविल, फास्ट ट्रैक, फीमेल, फैमिली, ये जितनी भी कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट आती हैं किसके अंदर? ये कोर्ट आती हैं हमारे स्टेट के अंदर। ठीक है, और ये जो आपने हाई कोर्ट बनाई है, ये हाई कोर्ट जो है, ये जो हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो हमारी हाई कोर्ट जबलपुर, आप जो बात करते हो, तो ये जो हाई कोर्ट है, वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा हाई कोर्ट का प्रावधान होता सेंटर के अंडर में है। उन्होंने हर राज्य में एक हाई कोर्ट बनाई है, ताकि कोई व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में निवास करता है, वो अपने नियर अबाउट उसको क्या मिल जाए? एक हाई कोर्ट मिल जाए। इतनी बात समझ में आती है क्या? है ना। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे एक चीज़ कि जो हाई कोर्ट, अभी हम थोड़ी देर बाद देखने जा रहे हैं, क्यों हम इसको सेंटर बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यहाँ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको एक हिंट कर दी है पहले वैसे तो, पर अभी फिर देख लेंगे। मैंने आपको राज्यपाल जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि राज्यपाल जो होते हैं नॉमिनेट करते हैं, व्यक्ति को अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं। किसके लिए? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस के लिए। और वो बात कहाँ जाती है? सेंटर में जाती है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फाइनली क्या कर देते हैं? उस पर मुहर लगा देते हैं, मतलब फाइनली प्रेसिडेंट के हाथ में होती है चीज़ें। तो आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती हैं वो सेंटर वाली हैं। ठीक, ये बस स्टेट में इसलिए बना दी जाती है ताकि आपको सुविधा रहे, आपको न्याय दिलाने के लिए आपके राज्य में हो, आपके बहुत पास में हो। ठीक है, अब देखो, अब अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें तो इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। तो हाई कोर्ट जो बात करते हैं हम लोग, इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है। अभी कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ये क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 25th हाई कोर्ट बनी है। 25th हाई कोर्ट जो बनी है वो कहाँ बनी है? तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनी है? आंध्र प्रदेश ने अपनी हाई कोर्ट बना ली है अलग से। पहले जो काम चल रहा था वो किससे चल रहा था? तेलंगाना के साथ में था ये, है ना। तो अभी किसके पास एक 25th नई हाई कोर्ट जो आ चुकी है भारत में, 25वें नंबर की, वो हाई कोर्ट किसने बनाई है? आंध्र प्रदेश ने बनाई है। क्लियर इतना? फिर हमने इसमें बात की थी किसकी? आर्टिकल की। तो आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आर्टिकल बोला आपने 214 से स्टार्ट होता है हाई कोर्ट के बारे में। ठीक, अब देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक, फिर आप बोलोगे कि ये इंदौर में क्या है, तो जबलपुर में इसकी अपनी जो मेन ब्रांच, हाई कोर्ट की जो ब्रांच है वो कहाँ है? जबलपुर में है।
आपको मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1936 जो था, 1936 जो है, या इसको और पहले समझिए, देखिए हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हो ना, तो आप देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट एक्ट। क्या है हाई कोर्ट एक्ट? मतलब अगर आपसे पूछे कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, तो आप आंसर करेंगे वो आपका 1861 में आया था, है ना, गलत नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है, 1861 में आया था हाई कोर्ट एक्ट। दूसरा, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1936 में, और ये कहाँ पर थी? तो ये थी नागपुर में। कहाँ पर थी? नागपुर में। क्लियर है क्या? है ना, मध्य प्रदेश में पहली बार जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1936 में, नागपुर में। अब आपको ये भी बताया था ज्योग्राफी पढ़ाते समय कि हम लोगों ने 1956 में जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन किया था, तो ये जो मध्य प्रदेश में जो नागपुर आया करता था, मतलब जैसे आपके महाराष्ट्र के 8 एरियाज जो हमारे पास थे उसमें नागपुर भी था। नागपुर, अकोला, भंडारा, यवतमाल, अमरावती, चांदा वगैरह, वो हमने किसको दे दिए थे? महाराष्ट्र को दे दिए थे। तो नागपुर चलेगा महाराष्ट्र के पास। तो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है 1956 में, है ना, मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के बाद वो कहाँ आ गई? जबलपुर में आ गई। हम लोगों ने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? जबलपुर में शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब ये मेन जो ब्रांच है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। और आप जो बोलते हो कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट्स आपको कहाँ कहाँ मिलती हैं, मध्य प्रदेश में आपको हाई कोर्ट इंदौर और ग्वालियर में भी मिलती है। तो इंदौर और ग्वालियर में जो है, इंदौर और ग्वालियर में जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट की खंडपीठ है। क्या है? इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। किसकी? हाई कोर्ट की। ठीक है, उच्च न्यायालय की क्या है? खंडपीठ है। इसको हम बोलते हैं ब्रांच। अब ये जो है ये कब बनी? तो आप कहेंगे कि ये जो इस्टेब्लिश हुई है 1968 में इस्टेब्लिश हुई है। कब हुई है? 1968। ज़रूरत के हिसाब से हमने क्या कर दिया था? 2 खंडपीठ बनाते हैं। पीछे दिख नहीं रहा होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 19 कब इस्टेब्लिश हुई? तो 1968 में। दोनों ब्रांचेस, जब ग्वालियर वाली भी और इंदौर वाली, दोनों की दोनों कब आई? 1968 में आती है। ठीक है, इतना है ना। अब आप हम बात करें अगर किसकी, तो ये जो आपने हाई कोर्ट बता रहे हैं, हाई कोर्ट में कौन होंगे? जजेस होंगे, है ना। तो हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं। हाई कोर्ट जज की बात करोगे आप तो ये कौन होना चाहिए? तो पहली बात, हाई कोर्ट जजेस में दोनों की बात कर लेते हैं, चीफ जस्टिस और जज। चीफ जस्टिस और जज दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, पहली बात तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। हम क्या बोल देंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये व्यक्ति जो होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में या जिला कोर्ट में क्या किया हो? 10 साल तक लगातार अधिवक्ता के तौर पर, मतलब एडवोकेट की तरह कार्य किया हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक लगातार किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, जरूरी नहीं है कि वो एक जगह रहा हो सकता है उसने 3-4 हाई कोर्ट में अलग अलग, ठीक है, क्या हो, वैसे तो हाई कोर्ट ही बोला जाता है। तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति ने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में क्या किया हो? अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो। अधिवक्ता मतलब एडवोकेट की तरह कार्य किया हो। तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो व्यक्ति को न्यायालय के, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना या चीफ जस्टिस बनाने के लिए वो एलिजिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क फॉर 10 years as the legal officer, और इसको आप क्या बोल सकते हो? एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, है ना। ये पूछा जाता है कई बार ये वाला कि एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? हम बताते हैं कि जो हाई कोर्ट का जज होगा वो बनने के लिए किसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? गवर्नर देता है। किसके पास जाती है? हम यहाँ बोल सकते हैं कि नेम रिकमेंडेड बाय, नेम सजेस्टेड, रिकमेंडेड भी नहीं बोल दीजिए, नेम सजेस्टेड बाय गवर्नर। किसको गवर्नर किसको करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। हम इसको लिखेंगे टू प्रेसिडेंट। किसको करता है? ये टू प्रेसिडेंट। क्लियर। अब क्या करता है? प्रेसिडेंट को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है ये व्यक्ति कैपेबल है, ये व्यक्ति एलिजिबल है, तो प्रेसिडेंट उसको क्या बना देता है? एग्जाम क्वालिफाइड करने वाले भी बन जाते हैं। कौन सी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले? अभी आप बताओ, मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। बोलिए यशवंत जी, क्या बोलना चाह रहे हो? है ना, सुनते भी जाना, साथ में मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, है
है ना। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने उसको बना दिया क्या, चीफ जस्टिस है जस्टिस। तो भाई साहब जब वो चीफ जस्टिस है जस्टिस बन के आता है तो जो उसको शपथ होती है वो शपथ दिलवाता है राज्य का गवर्नर। कौन दिलवाता है, राज्य का गवर्नर। तो आपके शपथ दिलवाने का कार्य किसका होता है, हाईकोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस का, वो काम होता है हमारे गवर्नर का। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। बोलो क्या बोल रहे हो यशवंत जी। ठीक, अगर हम टेन्योर की बात करें या कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए कार्यकाल होता है 62 ईयर्स। कितना है, 62 ईयर्स। ये प्रस्तावित है कितने के लिए, 65 साल के लिए, पर अभी हुआ नहीं है। अभी कितना है, 62 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है वैसे तो आपको, आप इतना ही अगर हाईकोर्ट के बारे में याद रख लेंगे तो सफिशिएंट है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, हाईकोर्ट ये आपने याद रखा है क्या, चीफ जस्टिस के बारे में, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट, जबलपुर वगैरह, वो सब चीज़ें आपको सब बेसिक पता है और उतना ही याद रखने का है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या होता है, अब आपको पॉलिटी का जितना मैंने अभी पढ़ाया, हमने क्या क्या देखा, तो हमने स्टार्टिंग की थी बेसिक लेजिस्लेचर वाली बात, है ना। लेजिस्लेचर पढ़ने के बाद लेजिस्लेचर में आपने देखा, उसके बाद हमने सीएम पढ़ा, हमने यहाँ पे गवर्नर पढ़ा और हमने यहाँ पे पढ़ ली जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जीक्यूटिव आपको कैसे करना है। एग्जीक्यूटिव क्योंकि आपको पता है कि वही व्यक्ति जो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन जाते हैं और हमारे जो अधिकारी होते हैं वो। ठीक है, यशवंत जी आप बताएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो क्लियर। तो इतना होने के बाद अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, तो शॉर्टकट में ही बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्यों, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना तो एग्जाम में बार बार आर्टिकल पे क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। अब ये ट्रेंड है पूरा कि आपसे आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखो जरा, आर्टिकल्स की अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग। तो हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6 के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 है हमारा। और ये पार्ट 6 किसकी बात करता है, भाग 6 जो है, भाग 6 जो है वो बात करता है द स्टेट के बारे में। किसके बारे में, द स्टेट, है ना। चलिए, आप बोलेंगे शुरू कहाँ से होता है, तो आप आर्टिकल बताएंगे 152 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो 237 तक जाता है। तो ये है किसके अंदर, आर्टिकल जो आपके द स्टेट लिखा हुआ पार्ट उसके अंदर। ठीक, चलिए अब पहली चीज, आर्टिकल नंबर 152। आर्टिकल 152 की अगर आप बात करोगे तो आर्टिकल 152 बात करता है किसके बारे में, तो ये बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। क्या करता है ये, डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड जो बनने जा रही है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आप क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक राज्य क्या होगा, राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य हम किसको कहेंगे। तो राज्य की परिभाषा कौन से उसमें लिखी है, वो लिखी है हमारे आर्टिकल नंबर 152 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो आपका आएगा आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल 153 बात करता है, ये बोलता है आर्टिकल द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। क्या बोलता है, द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मतलब द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो राज्य का गवर्नर या राज्य का जो एक गवर्नर होगा, ये किसकी बात, राज्य का राज्यपाल होगा, राज्य का राज्यपाल होगा। ये किस में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 153 में। क्लियर, उसके बाद आर्टिकल 153 के बाद लिखा है आपका 154। ठीक, और 154 में क्या लिखा है, तो आपने जो बोला था कि ये क्या होता है, ये केवल देखने करने का, नाम मात्र का, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो राज्यपाल के बारे में लिखा है कि इट इज एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड नहीं लिखा है एक्चुअल में, यहाँ पे लिखा है राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर। यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये क्या बोलेंगे आप इसको, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे कि बताइए और आगे क्या, तो आप बोलेंगे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका वो आर्टिकल नंबर 155। 154 के बाद आर्टिकल नंबर 155। ये आर्टिकल नंबर 155 क्या बात करता है, तो ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। क्या बोलता है ये, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये केवल मध्य प्रदेश के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं किसके लिए, ये पूरे भारत के लिए। जहाँ जहाँ राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जहाँ पर उनकी क्या होती है, वो राज्य का राज्यपाल बनता है, उन सबके लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा आर्टिकल नंबर 156। आर्टिकल 156 बात करता है किसकी, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 156 जो है वो बात करेगा ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना, राज्यपाल का ऑफिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे बताइए नेक्स्ट क्या, तो आप बोलोगे आर्टिकल 157 भी ले लो। आर्टिकल 157 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 157 बात करता है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल जो बन रहा है वो राज्यपाल के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आर्टिकल 156 जो है 156 बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ, हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिखिएगा इसको, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। मतलब आप क्या बोलेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति की शर्तें। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ आपका आर्टिकल नंबर 157 में। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि और बताइए, तो आप बोलेंगे कि आर्टिकल नंबर 159। बीच में स्किप कर रहे हैं, क्यों स्किप कर रहे हैं, सब एक तरफ से तो पढ़ना नहीं है कि 152 से शुरू किया और हम लोग कहाँ पहुँच गए 237 पे। तो 157 के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 159, आर्टिकल नंबर 159। 159 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, ऑफ गवर्नर, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग राज्यपाल की शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक है, आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ है, 159 में। इसके बाद एक आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है आपका, आप स्टार मार्क करके याद रखेंगे इसको, आर्टिकल नंबर 161। आर्टिकल नंबर 161 ये क्या करता है, तो कल हमने एक चीज़ देखी थी कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती है, उस पावर के थ्रू वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को माफ़ कर सकता है, मतलब उसकी सज़ा को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ठीक है, अभी बता देता हूँ क्या लिखेंगे हम लोग, पावर टू ग्रांट पार्डन्स। मतलब हम बोलेंगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अब ये क्या होता है, तो देखिए हमारे जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जो होता है, अगर मान लीजिए हाईकोर्ट, जिला कोर्ट वगैरह कोई किसी व्यक्ति को सज़ा देते हैं। अब सज़ा उसको ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को कि मुझे ये सज़ा जो है ज़्यादा मिल गई है, या वो रिक्वेस्ट करना चाहता है गवर्नमेंट से कि मेरी सज़ा को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो वो एक अपना आवेदन, या बोलना चाहिए एक अपनी रिक्वेस्ट जो है वो किसको फॉरवर्ड कर सकता है, वो कर सकता है गवर्नर को। किसको फॉरवर्ड करेगा, गवर्नर को। राज्य में गवर्नर को करेगा, और अगर और आगे करना है तो सेंटर में भी कर सकता है। मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी सज़ा माफ़ी के लिए वो राष्ट्रपति को भी बोल सकता है। अभी बेसिक अपन गवर्नर पढ़ रहे हैं, गवर्नर देख लेते हैं। तो क्या करेगा, वो गवर्नर को बोलेगा कि मेरी सज़ा जो है इसको माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाए। तो जो आपका गवर्नर होता है, गवर्नर थोड़ा सा एनालिसिस करेगा, देखेगा, एनालिसिस करने का मतलब कि थोड़ी बात समझेगा, ये देखेगा कि यार ये अगर व्यक्ति है, इनको थोड़ी सज़ा कम की जा सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस समय सज़ा को कम करते हैं। कम करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुई है तो वो 8 की कर देंगे, 6 की कर देंगे। किसी व्यक्ति को सश्रम कारावास हुआ है, मतलब उसको सज़ा तो मिली है, साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो गवर्नर को लगता है तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो 10 ही साल रहने दो इस व्यक्ति को, इसका जो सज़ा जो है सश्रम है उसको नॉर्मल कारावास में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको काम नहीं करना पड़ेगा, केवल इसको क्या जेल में बंद रखेंगे। इस टाइप से कुछ बातें जो हैं वो गवर्नर माफ़ कर सकता है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या गवर्नर के पास मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार होता है ना। जैसे आपके राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। भारत में केवल एक व्यक्ति है जो कोर्ट के दिए हुए आदेश में मृत्युदंड को माफ़ अगर कोई कर सकता है तो वो है हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत का फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। जो आपको बोलते हो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति जो है वो ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास ये पावर नहीं होती कि किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को वो माफ़ कर दें।
ठीक है। तो ये गवर्नर के पास पावर नहीं होती। और ऐसा क्यों बोला जाता है गवर्नर से, उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू से बोला है कि गवर्नर वो व्यक्ति है जो जैसा आपके सेंटर में राष्ट्रपति है वैसा ही आपके पास स्टेट में कौन है, गवर्नर या राज्यपाल है। इसलिए ये क्षमादान की शक्ति से जो क्वेश्चन आता है कि वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। मतलब परंतु हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। तो कौन करेगा फिर, वो करता है प्रेसिडेंट। तो व्यक्ति को अगर मृत्युदंड के लिए माफी चाहिए तो वो अपना रिक्वेस्ट जो है वो किससे करेगा, प्रेसिडेंट से करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद अगर और बात करें तो अब बात आती है हमारे पास कौन सी, आर्टिकल नंबर 163 की। कौन सी है, आर्टिकल नंबर 163। अभी आर्टिकल नंबर 163 क्या है देखिएगा जरा। आर्टिकल 163, ये आर्टिकल 163 वो है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपका कहाँ गया, हाँ, हमने यहाँ जो बोला था कि ये दोनों जो हैं सीएम और सीओएम, मतलब आपके चीफ मिनिस्टर और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, सजेस्ट और हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, इसको सजेस्ट और हेल्प करते हैं। किसको, सजेस्ट एंड हेल्प आपके गवर्नर को। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 163 में। कहाँ लिखा है, आर्टिकल नंबर 163 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 163 जो है वो ये बोलता है कि आपके राज्य में जो क्या होगी, आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। लिखा हुआ है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प एंड सजेस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट। यहाँ सीएम नहीं लिखा रहता है, बट क्यों नहीं लिखा रहता, तो आप ये देखिए कि यहाँ जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बात लिखी हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऑटोमेटिकली यहाँ पे बात समझ में आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारा जो सीएम होंगे वो क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि राज्य की, क्या बोलोगे, ये आपकी राज्य का लिख लो, राज्य का मंत्रिमंडल, या एक मंत्रिमंडल होगा जो राज्यपाल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, राज्यपाल को सहायता करेगा। ये कहाँ से लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 163 में लिखा है, इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक आर्टिकल और आता है जो है आर्टिकल नंबर 10, जिसको 10 हम बोलते हैं आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूँ, जितने नीचे बताते जा रहा हूँ वो सब की सब कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 165 जो बोल रहा है वो बोल रहा है स्टेट एडवोकेट जनरल। क्या बोल रहा है, स्टेट एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का मतलब क्या होता है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट एडवोकेट जनरल, अभी क्या है, जनरल क्या लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं इसको, राज्य का महाधिवक्ता। अब बोलोगे आप ये क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। देखिए, जैसे आपके राज्य में जितने भी वकील वगैरह हैं, जितने भी वकील हैं, उन सभी वकीलों का जो सबसे सुपीरियर बोलना चाहिए कि स्टेट का सबसे बड़ा व्यक्ति किस फील्ड में, तो लीगल फील्ड में, तो इसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। मतलब आप इसको बोल सकते हैं एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल कौन है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट, लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट। इसको आप बोलेंगे राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। इसकी 2-3 बातें सुन लीजिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो समझ में आ गई आपको, कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 165 में लिखा है, ठीक है। जैसे आपने अगर होगा तो मेरे ख्याल से आपने अटॉर्नी जनरल का नाम सुना होगा। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा अगर लीगल ऑफिसर की बात करोगे आप तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। और ऐसे ही अगर स्टेट में बात करते हो तो होते हैं एडवोकेट जनरल। अभी एडवोकेट जनरल जो होता है ये आपके राज्य का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर है और ये सपोर्ट करता है आपकी सरकार को। मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ
कि ये जो पीएससी वाला जो अभी केस चल रहा था, जिसमें पूरे भारत के मतलब मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने पीएससी के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया था, पीएससी के अगेंस्ट लिया था, प्लस रिजर्वेशन वाला जो था, रिजर्वेशन वाले मामले में सरकार के अगेंस्ट गए थे वो। तो सरकार की तरफ से भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, या सरकार ने क्या सोचा है, या सरकार ने जो जिन नियमों का पालन किया वो बताना तो पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए आप कोर्ट गए हैं, जैसे आपने बोला, सामने वाले किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, बोले सर मैंने इसको कल रात को देखा, इसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो वो व्यक्ति के ऊपर जब आपने एलिगेशन लगाया तो सामने वाले व्यक्ति को भी तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि सर मैं कल रात को तो यहाँ था ही नहीं, या मैंने ये मर्डर नहीं किया। तो कुछ तो प्रूफ चाहिएगा, या फिर मैं ही खुद एविडेंस दे दूं कि देखो इन्होंने ये गलती की है, मेरे पास ये वीडियोस वगैरह हैं। तो ये जो आपकी कोर्ट होती है, जुडिशरी जो होती है, वो केवल और केवल फैक्ट के बेसिस पे चलती है, केवल और केवल आपके एविडेंस के बेसिस पे चलती है। तो आपने जब पीएससी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या आप नॉर्मल कोई भी चीज़ ले लीजिए, सरकार के अगेंस्ट आपने अगर कोई याचिका दायर की है, या सरकार के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है, तो सरकार की तरफ से करोगे तो क्या बीजेपी वाले थोड़ी ना आके वहाँ हाई कोर्ट में अपना जवाब देते रहेंगे या अटेंडेंस लगाते रहेंगे, हाँ हम आ गए वगैरह वगैरह। सरकार की तरफ से एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति कौन होना चाहिए, जो न्याय का ज्ञाता हो, जिसको न्याय के बारे में अच्छे से पता हो, जिसको उस फील्ड में नॉलेज हो, और वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू या उनका ओपिनियन या जो उनका परसेप्शन या बोलना चाहिए उनकी साइड से जो एविडेंस है वो कहाँ रख सके, वो कोर्ट में रख सके। तो वो व्यक्ति जो होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, सरकार की तरफ से सरकार को जो रिप्रेजेंट करता है इन दी कोर्ट, वो व्यक्ति है एडवोकेट जनरल। और पूरे जितने भी आपके राज्य के एडवोकेट या बोलना चाहिए हाईएस्ट लीगल ऑफिसर जो होते हैं, उनके सबका सुपीरियर कौन होता है, तो होता है हमारा एडवोकेट जनरल। क्लियर? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका आर्टिकल याद रखें। क्या करता है, तो ये सरकार की मदद करता है, सरकार के बिहाफ पे लड़ता है ये कोर्ट में। क्लियर? जो सरकार के अगेंस्ट जितने भी एलिगेशन होते हैं उनके लिए ये लड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर आपका आएगा आर्टिकल 168। कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 168। आर्टिकल 168 में जो लिखा हुआ है वो लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या लिखा हुआ है? स्टेट लेजिस्लेचर। थोड़ा समझिएगा यहाँ से, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था 168 से शुरू होता है, इसको आप बोलेंगे राज्य विधान मंडल। क्या बोलोगे? राज्य विधान मंडल। राज्य में विधानमंडल की जो गठन की जो बात की गई है, राज्य में विधानमंडल होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा आर्टिकल नंबर 168 में। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है लेजिस्लेचर की, मतलब पूरे वो तीनों की बात कर रहा होगा कि विधानमंडल कैसे बनेगा, तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है आर्टिकल नंबर 169। ये क्या बात करता है? तो ये बोलता है कि आपके राज्य में क्या होगी? विधानसभा, विधान परिषद होंगी। क्या होंगी? विधान परिषद होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे लेजिस्लेचर में क्या बना दिया? विधानसभा बना दी। और ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? तो हम पढ़ेंगे अगला आर्टिकल, अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 170। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 170। और आर्टिकल 170 के साथ में आप क्या देख लीजिए? आर्टिकल 171 भी। ये दोनों आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 170 और 171। ठीक, ये दोनों आर्टिकल जो बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रक्चर की। तो ये बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके जो विधानसभा है, विधानसभा की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। आप समझते होंगे विधानसभा की संरचना का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कितने मेंबर्स होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, क्या रिजर्वेशन होगा, है ना, ये सारी बातें विधानसभा की संरचना। 171 किसकी बात करता है? तो ये बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, मतलब आपकी विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद जो होगी उसकी संरचना के बारे में। विधान परिषद की संरचना इंपॉर्टेंट क्या है? विधानसभा में एक बात बोली गई है कि यहाँ पे जैसे संरचना में एक बात बोली गई है कि इसमें हमेशा सदस्य जो होंगे या जो मेंबर होते हैं वो हमेशा 500 से कम होना चाहिए, और मिनिमम जो होना चाहिए वो मिनिमम 60 होना चाहिए, है ना। सदस्य संख्या जो है, सदस्यों के मेंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे? 500 से कम होंगे और 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 60 मेंबर्स होना चाहिए। हाँ, किन जो राज्य बहुत छोटे हैं, जैसे आपका गोवा बहुत छोटा है, सिक्किम बहुत छोटा है, जहाँ पे जनसंख्या ही कम है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनकी संख्या जो है 60 से भी कम है, कहीं कहीं 40 है, इस तरीके से। बट हाँ, मिनिमम हमने कितनी रखी? 60, और मैक्सिमम कितनी? 500। तो 500 तो अभी तक किसी के पास हो नहीं पाई है। ठीक है,
और उसी तरीके से अगर आपसे विधान परिषद के लिए पूछ ले, विधान परिषद की संरचना, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि मिनिमम जो होना चाहिए, आपके मिनिमम जो सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में वो कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि मिनिमम विधान परिषद में सदस्य जो होंगे वो होते हैं आपके 40। कितने होते हैं? 40। और मैक्सिमम, ये आर्टिकल वाली जो फाइल आपके पास आ रही है, ये आर्टिकल वाली फाइल आपको पूरी याद रखना पड़ेगी एज इट इज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 202। आर्टिकल 202, आर्टिकल नंबर 202 क्या बात करता है? तो ये बात करता है स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? ये बात करता है राज्य का वार्षिक वित्तीय गलत लिख दिया है पर ठीक है, इस पे देख, विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है ये, है ना? तो आप बोलेंगे कि ये क्या है? तो ये पता है अल्टीमेटली ये क्या लिखा है? ये लिखा है बजट के बारे में बात कर रहा है। अल्टीमेटली किसकी बात करता है? बजट। अब यार ये देखो, सुनो, ये जो बजट वर्ड है ना, ये बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट बजट नहीं लिखा। आप बोलते हैं ना बजट आ गया, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। सेंटर का होगा तो डायरेक्ट इतना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर राज्य का होगा तो आगे क्या लगा देंगे? स्टेट। ये क्या है? ये है कि आप बजट भी तो यही बोलते हो कि सरकार हमारे ऊपर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च के बीच में सरकार हमारे ऊपर कितना खर्च करेगी, और खर्च करने के साथ वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी। हमारे ऊपर जो लोक कल्याणकारी जितनी भी परियोजनाएं होती हैं या लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर के वर्क जो होते हैं, उसके लिए सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है, ये तो क्या सरकार की तरफ से खर्च। और जो कैपेबल हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उन लोगों से सरकार क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, आपके ऊपर फाइन लगाती है, स्कूल्स की फीस लेती हैं, सरकारी स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो ये जो सारे सरकार के क्या होते हैं? सोर्स ऑफ इनकम है। तो वहाँ से सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सरकार जब भी बजट इंट्रोड्यूस करती है, सरकार जब भी बजट के बारे में बताती है, तो बजट के बारे में बताने पे वो बोलती है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना हम लोगों के पास यहाँ से आने वाला है। तो अल्टीमेटली उसको एक शब्द में बजट बोल दिया जाता है, पर होता क्या है? वो होता है स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, राज्य के लिए बात करें तो। क्लियर? अब उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आप याद रखिएगा, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क जितने करना हो कर लेना। आर्टिकल 213। कौन सा आर्टिकल है? 213। किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 213 जो है ये बात करता है गवर्नर की पावर के बारे में। किसके बारे में? गवर्नर के पावर के बारे में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि गवर्नर के पास, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़े से ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ लीजिए इसको, फिर अपन आगे कर लेंगे कंटिन्यू। देखिए क्या होता है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारी क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर जो है, राज्य की जो विधानसभा है, या बोलना चाहिए विधानमंडल जो है। अब यहाँ पे कौन होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं एमपीज मतलब विधायक। ठीक, अभी विधायक लोग ही मिलकर क्या बनाते हैं? लेजिस्लेचर बनाते हैं, और विधायकों को ही आपने क्या किया है? इलेक्ट किया है। अब मुझे ये बताइए कि हमारी जो विधानसभा है वो कहाँ है? हमारी विधानसभा है भोपाल में। तो अगर आपके ये विधायक जो हैं, ये विधायक सभी जाकर भोपाल की विधानसभा मतलब इंदिरा गांधी भवन में बैठ गए, तो आपकी समस्या कौन सुनेगा? ऑन फील्ड या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी समस्या को या आपको देख रेख करने के लिए कौन आएगा? आपका प्रतिनिधि ही आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? ये जो विधायक जो होते हैं वो विधायक आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में ही रहते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक होते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। बट टाइम टू टाइम ये कहाँ जाते हैं? तो कुछ समय के लिए लोग जाते हैं कहाँ पर? विधानसभा में। विधानसभा मतलब हमारी लेजिस्लेचर में। तो क्यों जाते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कानून बनाना था जिसकी हम बात कर रहे थे, तो कानून बनाने के लिए आप किसको बोलोगे? सरकार को बोलोगे। सरकार मतलब किसको? आप किसी विधायक को ही बोलने वाले हो। तो विधायक आपके पास से समस्या सुनेगा, और फिर वो वहाँ से ले जाके, मैंने आपको बताया कि वो ड्राफ्ट तैयार करता है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसको बिल कहते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। तो आपके विधायक जो होते हैं वो आपकी समस्या सुन के जो ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं वो लेकर जाएंगे कहाँ? लेजिस्लेचर में। और लेजिस्लेचर में जब लेकर जाते हैं वो, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि पूरे साल भर ये सबके साथ नहीं होता है कि साल भर में कभी भी मूड हुआ तो चले गए, उठा के मन उठाया और पहुंच गए लेजिस्लेचर में, बोले मुझे तो इस पर कानून बनाना। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है? तो उसके लिए हम लोग सत्र चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सत्र चलाते हैं। इसको बोलते हैं विधानसभा सत्र, या बोल लीजिए सेशंस। ठीक है, अब ये सेशंस क्या होते हैं?
तो सेशंस का मतलब होता है कि आपकी एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन लेंगे आप कि इस महीने में हमारे जो विधायक होंगे वो सब कहाँ आएंगे, लेजिस्लेचर में आने वाले हैं, मतलब वो सत्र चलेगा और इस सत्र में कई सारी मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं। ये मीटिंग्स जो होंगी या जो बैठकें होती हैं इसमें वो क्या होंगे, सब आपके जो विधायक होते हैं वो विधायक पहुंच जाएंगे। विधायक पहुंचने के बाद क्या करेंगे, वहाँ बैठक करेंगे। वो बैठक करने के बाद आपका जो भी कानून वगैरह बनाना है उसके ऊपर प्रोसीजर चलती रहेगी। क्लियर। तो अगर हम सत्र की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक सत्र में मेनी मीटिंग्स होती हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, कई बैठकें होती हैं, ठीक है। और इस सेशन को आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी सेशन जो होगा, कोई भी विधानसभा या संसद का जो सत्र है, उन दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारा लिख के देता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि एक साल के अंदर आपको कम से कम 2 सत्र बुलाना पड़ेंगे, एक साल के अंदर 2 सत्र बुलाना पड़ेंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि हमने अभी जो एक प्रोसीजर या ट्रेडिशन जो चल रहा है उसमें लगभग हम 3 सत्र बुलाते हैं। कितने बुलाते हैं? 3 सत्र। तो 3 सत्र कौन से सुनिएगा, या अभी बता देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो पहला आप बोलते हो बजट सेशन। कौन सा होता है? बजट सेशन। बजट सेशन कब होता है? तो आप बोलते हो बजट सेशन जो होता है हमारा वो होता है फेब मार्च में। कब होता है? फेब। स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कब होगा? फेब और मार्च में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, उसके बाद कौन सा होता है? तो दूसरा होता है मानसून सेशन। कौन सा होता है? मानसून सेशन। अब ये मानसून सेशन क्या होता है? तो ये जो होता है आपका वो होता है जुलाई और अगस्त में, ठीक है। नाम दिया गया है, होता ऐसा नहीं है कि बारिश में खेलने जाते हैं वहाँ पे विधायक हमारे अलग से, है ना, ये एक नाम दिया गया केवल। और तीसरा कौन सा होता है? तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे शीतकालीन सत्र, मतलब विंटर सेशन, ठीक है, विंटर सेशन। विंटर सेशन कब होगा? तो ये होगा नवंबर दिसंबर में। अब ये 3 देखिए आप, यहाँ पे 2 महीने, यहाँ पे भी 1-1.5 महीना, यहाँ पर भी 1-1.5 महीना, यहाँ पर भी 1-1.5 महीना। एक साल का 4 से 5 महीने लगभग, इनके 4 महीने लगभग क्या चलते हैं? सत्र चलते हैं। क्या चलते हैं? सत्र। उसके बाद कहाँ होते हैं विधायक? तो सत्र के अलावा विधायक होते हैं अपने अपने एरियाज में, जहाँ पे उनका वो जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं। क्लियर। अब एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए अभी मध्य प्रदेश में कोई एक इमरजेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? मध्य प्रदेश में कोई इमरजेंसी आ जाती है कि यार मध्य प्रदेश में कोई एक कानून लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि अब मध्य प्रदेश की जनता नहीं मान रही, उनको एक कानून देना ही है। और उस समय टाइम जो चल रहा है, मंथ जो चल रहा है, आप मान लीजिए वो चल रहा है मई का टाइम। कब का चल रहा है? मई का, या जून मान लीजिए। अब इस मई के टाइम में कोई सत्र तो चल नहीं रहा होगा, मई के टाइम में कोई सत्र तो चल नहीं रहा। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय कोई लॉ नहीं आ सकता क्या? उस समय लॉ कैसे आएगा? क्योंकि अगर ये व्यक्ति सत्र में नहीं बैठे होंगे, विधायक अगर लेजिस्लेचर में नहीं जाके बैठे हैं, या मतलब असेंबली में नहीं बैठे हैं विधानसभा में, तो लाएंगे ही कैसे उस बिल को? तो आप ये बोलेंगे कि इस केस में, किस केस में, कि जब सेशन नहीं चल रहा होता है, सेशन नहीं होता है, तो उस केस में विधायक लोग बिल लेके नहीं आ सकते। मतलब विधायक के पास पावर नहीं होती कि वो क्या बना दे? कानून बना दे। हाँ, कभी कभार क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट अचानक सडनली एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेती है, कॉल कर लेती है, तो आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब अगर हमें कानून बनाना होता है, जब सत्र नहीं होता है कानून बनाना होता है, और उस समय क्या हो, इमरजेंसी हो, तो उस केस में हमारी विधायिका का एक व्यक्ति और है जो होता है गवर्नर। कौन व्यक्ति होता है? गवर्नर। अब एक गवर्नर क्या कर सकता है? तो गवर्नर के पास पावर होती है कि गवर्नर एक ऑर्डिनेंस इशू कर दे। क्या कर दे? ऑर्डिनेंस इशू कर दे। अब बोलोगे ऑर्डिनेंस क्या है? तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, अगर आपने सुना हो, बहुत न्यूज़ में रहता है हमेशा, अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश। ये क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस को आप दूसरी टर्म में लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो, इट इज़ टेम्परेरी लॉ। क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है, मतलब एक काम चलाऊ कानून होता है जो आपको विधायक लोग कानून बना के देने वाले थे। पर क्योंकि अभी सत्र नहीं चल रहा था तो कानून नहीं बन सकता था, लेकिन वो बात किसकी थी? इमरजेंसी की थी। इसलिए गवर्नर को एक पावर दे दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और बोला है कि जब कभी ज़रूरत पड़े या ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या इशू कर दीजिएगा? ऑर्डिनेंस इशू कर दीजिएगा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस जब इशू करेंगे तो ये ऑर्डिनेंस को लगभग, आपने क्या बोला है कि 2 सत्र के बीच में कितना टाइम होना चाहिए? 6 महीने। तो आप बोलेंगे कि ऑर्डिनेंस मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है, या मैक्सिमम कितने समय तक ऑर्डिनेंस रह सकता है? तो मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 6 मंथ का। कितना रहेगा? 6 मंथ। क्या इतनी बात समझ में आई? ये 6 महीने तक लागू रहेगा। कैसा रहेगा? तो बिल्कुल जैसा लॉ होता है वैसा ही, भले ही नाम इसका टेम्परेरी बोल रहे हैं हम लोग समझने के लिए, पर ये पूरा वैसे ही लागू होता है जैसे एक एक्चुअल कानून बनना चाहिए था। अब 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर सरकार क्या करेगी? 6 महीने के अंदर सरकार वापस एक सेशन बुला लेगी। जब सेशन बुलाएगी तो उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस जो होगा ये क्या कर दिया जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड, इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कहाँ पर? विधानसभा में।
लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? क्योंकि अब क्या लग गया है? सत्र लग चुका है, मतलब सेशन स्टार्ट जब होगा तो सेशन क्या हो गया? स्टार्टेड। आ गई बात समझ में? सत्र जब चालू होगा तो इसको हम क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे। और जब सत्र चालू हो जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हमारे पास इस ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए 1.5 महीने का टाइम होता है, मतलब हमारे पास 6 सप्ताह का टाइम होता है, 6 वीक होते हैं हमारे पास। तो ऑर्डिनेंस कैन बी, हम इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस कैन बी पास विद इन 6 वीक्स, हफ्ते है ना, फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ सेशन, फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ सेशन। मतलब जैसे ही सेशन चालू होगा वो ऑर्डिनेंस को क्या बिल की तरीके से लेकर आज इंट्रोड्यूस्ड एज बिल लिख देता हूं मैं तो बहुत अच्छा क्लियर रहेगा आपके दिमाग में। इंट्रोड्यूस्ड एज बिल इन दी असेंबली। एक बिल की तरह इसको कहाँ प्रस्तुत कर दिया जाएगा? असेंबली में प्रस्तुत कर देंगे। असेंबली में कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर। 6 सप्ताह के अंदर इसको क्या होना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। अगर ये पास हो जाता है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये मान लीजिए पास नहीं होता है तो उस दिन जैसे ही 6 सप्ताह कंप्लीट होंगे, इस सेशन को स्टार्ट हुए, उस दिन के बाद से वो जो आपका ऑर्डिनेंस था, जो ये किसने इशू किया था? गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब समझ लिया जाएगा कि राज्य में वो जो इमरजेंसी वाला टाइम था वो निकल चुका है। अब आपको राज्य में उस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई इतनी? बताओ मुझे, ऑर्डिनेंस समझ में आया? ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि हमारा जो गवर्नर होता है, बस केवल ओशो जी को ही समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। है ना? ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 213 की बात कर रहे थे, जिसके लिए अपन ने स्टोरी सारी कर दी, तो आर्टिकल 213 जो है इसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। ठीक है, आप यहां क्या बोलेंगे? इसका मतलब है राज्यपाल की अध्यादेश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास। और गवर्नर ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि गवर्नर जो व्यक्ति है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? 2-3 पॉइंट्स यहां से निकल के आते हैं, जो जितने कौन कौन से, तो ये सारी बातें। अध्यादेश जारी होता है, ये क्या होता है? एक तरीके का टेम्परेरी लॉ होता है। कितने दिन तक रहेगा? तो मैक्सिमम ये कितने तक टाइम तक रह सकता है? इसका टाइम पीरियड 6 महीने का है। ठीक है, और उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर इसको क्या करवाना होता है? पास करवाना होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 212 हो गया, 213 हो गया, है ना? 202, 213 हो गया। अब आर्टिकल बात करते हैं 214 की। किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्टिकल 214। ये हमें अभी बता चुका हूँ आपको। आर्टिकल 214 जो बात करता है वो बात करता है हाई कोर्ट इन स्टेट्स। हाई कोर्ट्स इन स्टेट मतलब आपके राज्य में क्या? उच्च न्यायालय। आप बोलोगे राज्य में उच्च न्यायालय है ना? वो 25 अभी जो जितनी बातें कर रहे थे वो देख लीजिएगा इसका हाई कोर्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 215। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाई कोर्ट के लिए लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या लिखा है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कभी क्या हुआ है, कोई भी एक मुद्दा आया, हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट में वो मुद्दा था और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपना पूरा स्टडी करने के बाद कोई डिसीजन दे दिया। अब वही डिसीजन को उसके सब ऑर्डिनेट या बोलना चाहिए उससे नीचे और दूसरी हाई कोर्ट में सर्कुलेट कर दिया जाता है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे इस तरीके से क्या किए, जितनी वो विचार विमर्श किया है, डिसीजन लिया है और उनका डिसीजन ये है
कि अगर जैसे अपने यहाँ बहुत अभी ये जो वो मस्जिद और मंदिर वाला जो चल रहा है, अजीबोगरीब कंडीशन की, हर जगह लड़ रहे हैं लोग कि ये यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी, मंदिर मस्जिद, उसके लिए क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो अपने अयोध्या वाले केस के लिए हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो वो जो डिसीजन था उसको पूरी तरीके से लिख लिया गया और उनको बाकी उसके सबऑर्डिनेट मतलब हाई कोर्ट और जिला कोर्ट वगैरह में पहुंचा दिया गया, जिसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय। जो लिखा गया है वो मान लिया गया है कि अगली बार अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसमें इसी तरीके से प्रोसीजर होगी। क्लियर? और इसके बाद अगर आर्टिकल की बात करें तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 226 की बात कर लें। आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। आर्टिकल 226 क्या करता है? तो यहाँ पर एक बात आती है जिसको बोलते हैं आप रिट। क्या बात करते हैं? रिट्स, ठीक है। मतलब पावर टू, आप बोलेंगे यहाँ पर पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ठीक है। रिट जारी करने की शक्ति किसकी? रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की। रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की, ठीक है। ये रिट्स क्या होती है? तो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, वो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, आपसे मध्य प्रदेश में इतना डीप में जाके नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आप इतना याद रखना, आर्टिकल नंबर 226 जो है वो क्या, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट जो होगा वो क्या कर सकता है? तो रिट इशू कर सकता है। और एक लास्ट आर्टिकल आप देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 233। आर्टिकल नंबर 233, आर्टिकल 233 क्या बात करता है? तो ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, ठीक है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, मतलब आपके उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताइए, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक। तो नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में यहां से नहीं होगा, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। क्या बोलोगे आप? जिला न्यायालयों में, ठीक। चलो ठीक है। तो ये है आपका पॉलिटी का बेसिक वाला पार्ट जो हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की पॉलिटी का। अब हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम। क्या पढ़ना है? पंचायती राज सिस्टम। तो बड़ा टॉपिक है, कल से शुरू करें आगे से, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कल से स्टार्ट करें।